हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी फ्रीक। तो हमारी आज की वीडियो में हम गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया और उनके रूल के दौरान जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी लेंदी है, तो हम इसे पार्ट्स में कवर करेंगे। इस टॉपिक को यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम और दूसरे वनडे टाइप एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख कर बनाया जा रहा है। इस टॉपिक की मदद से हम अपना क्रोनोलॉजिकल माइंड मैप डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो भी चीज़ें घटित हुई थी उनके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम याद कर सकें और एक्चुअल पेपर में अपने एलिमिनेशन मेथड को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकें। इस वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल को कवर करेंगे, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1773 से लेके 1833 तक रहा था। जिनमें सबसे पहले आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1773 से लेके 1785 तक रहा है और ये हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इनके शासनकाल के दौरान एक कमेटी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया जाता है, जो कि उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा हेड किया जाता है। इसी एक्ट के अंडर गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बना दी जाती है। इन्हीं के शासनकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा फोर्ट विलियम में स्टैब्लिश होती है। इनके शासनकाल के दौरान चार्टर एक्ट ऑफ 1781 पास होता है, जिसमें कि गवर्नर जनरल की काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के कार्यक्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन को क्लियरली डिवाइड कर दिया जाता है। और इनके कार्यकाल में एक कमेटी के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया जाता है, जो कि उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स के द्वारा हेड किया जाता है। रोहिला वॉर ऑफ 1774 इन्हीं के शासनकाल के दौरान होता है, जो कि ट्रीटी ऑफ लाल दंग के साथ 1774 में समाप्त हो जाता है। पहली एंग्लो मराठा वॉर भी इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1775 से लेके 1782 तक चलती है, जो कि ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ 1782 में समाप्त हो जाती है। कैलकाटा मदरसा भी 1781 में इन्हीं के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। इन्हीं के शासनकाल के दौरान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी स्टैब्लिश होती है, जो कि विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में किया जाता है। इन्हीं के शासनकाल के दौरान सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी होती है, जो कि 1780 से लेके 1784 तक चलती है और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ 1784 में ही समाप्त होती है। इनके शासनकाल के अंतिम समय में बनारस के महाराज चैत सिंह के साथ इनके संबंध खराब हो जाते हैं, जिस कारण से इंग्लैंड से इन्हें इनके पोस्ट से हटाने का आदेश आ जाता है। अगले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1786 से लेके 1793 तक है। सबसे पहले इनके कार्यकाल में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, जो कि 1790 से लेके 1792 तक चलती है और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम के साथ 1792 में ही समाप्त होती है। इन्होंने अपने शासनकाल में कॉर्नवालिस कोड 1793 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंडर इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उन्हें 3 ब्रांचेज में बांट दिया, रेवेन्यू, जुडिशियल और कमर्शियल, और उनके कार्यक्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन को क्लियरली डिफाइन किया था। इन्हीं के शासनकाल के दौरान एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1793 में बंगाल और बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया था। इन्हीं के शासनकाल के दौरान जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में संस्कृत कॉलेज स्टैब्लिश किया जाता है बनारस में। जैसा कि हमने देखा था कि कॉर्नवालिस कोड में इन्होंने काफ़ी सारे जुडिशियल रिफॉर्म किए थे, उसी के अंडर इन्होंने उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा तो था ही, साथ ही साथ इन्होंने अपीलिएट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स को भी स्टैब्लिश किया था। हालांकि भारत में सिविल सर्विसेज की आधारशिला रखने का क्रेडिट तो वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है, पर चार्ल्स कॉर्नवालिस ने भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पुलिस सिस्टम और सिविल सर्विसेज को मॉडर्नाइज करने में और इनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें रेक्टिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसीलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं सर जॉन शोर, जिनका टाइम पीरियड 1793 से लेकर 1798 तक था। इन्होंने अपने रूल के स्टार्टिंग में ही नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपना ली, जिसके अनुसार ये भारत के किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक गतिविधि में किसी भी तरह का हस्तक्षेप या फिर इंटरफेरेंस नहीं करने वाले थे।
इन्हीं के शासनकाल में चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पास होता है और बैटल ऑफ खरदा भी मार्च 1795 में लड़ी जाती है, जो कि मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में होती है और इस युद्ध में मराठा जीत जाते हैं। अगले हैं रिचर्ड वेलेस्ली, जिनका टाइम पीरियड 1793 से लेके 1805 तक था। इन्होंने अपने कार्यकाल में 1798 में सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी, जिसको साइन करने वाले सबसे पहले थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इन्हीं के टाइम पीरियड में फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश होती है कैलकाटा में 1800 में, और जहां सिर्फ पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थी, अब मद्रास प्रेसिडेंसी भी 1801 में स्टैब्लिश हो जाती है। इन्हीं के कार्यकाल में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1799 में। ये आखिरी एंग्लो मैसूर वॉर थी जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने मैसूर को कैप्चर कर लिया और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और ब्रिटिशर्स वोडियार डायनेस्टी को बैठा के, जो कि एक पपेट डायनेस्टी थी ब्रिटिशर्स की, उनको मैसूर में बैठा के अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेते हैं। ये वही वोडियार डायनेस्टी है जिसको टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने मैसूर से हटाया था। ये फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ। मराठा एम्पायर किसी एक फैमिली द्वारा नहीं चलाया जा रहा था। मराठा एम्पायर 5 मराठा परिवारों का एक कॉन्फेडरेसी यानी एक ग्रुप था, जिसमें निर्णय सबके सहमति से होता था, जिसके भाग थे होलकर, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़ और पेशवा। अब आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे। रिचर्ड वेलेस्ली के टाइम में मराठा के उस समय के पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर बाजीराव टू ने 1802 में ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली, जिसे ट्रीटी ऑफ बशीन के नाम से जाना जाता है, और इसे भोसले और सिंधिया द्वारा एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया, जिसके कारण सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है और इसे भी ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1803 से लेके 1805 तक चलती है, इसमें धीरे धीरे करके सारी की सारी मराठा फोर्सेस हार जाती हैं, जिनमें सबसे पहले सिंधिया हारने के बाद ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव साइन करते हैं 1803 में, जिसमें कि वो ब्रिटिशर्स के हाथों अपना रोहतक, गंगा यमुना द्वाब वाला रीजन, गुड़गांव, दिल्ली आगरा वाला रीजन, भरूच, गुजरात के कुछ हिस्से, बुंदेलखंड के कुछ हिस्से और अहमदनगर का किला हार जाते हैं। अगले भोसले हारने के बाद ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन करते हैं 1803 में, जिसके अंडर वो ब्रिटिशर्स के हाथों अपना कटक, बालासोर और वर्धा नदी का पश्चिमी भाग हार जाते हैं। इनके बाद होलकर, जो कि हारने के बाद ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन करते हैं 1805 में, वो टोंक, बूंदी और रामपुर नाम के जगह ब्रिटिशर्स के हाथों हार जाते हैं। और इस तरीके से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मध्य भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। इसी सब्सिडरी अलायंस के अंडर ब्रिटिशर्स ने और भी बहुत सी जगहें अपने कंट्रोल में की थी, जैसे 1799 में तांजौर, 1800 में सूरत और 1801 में कार्नेटिक रीजन हमारा साउथ पेनिनसुलर इंडिया का रीजन है, और भी बहुत सी जगहें। अगले हैं सर जॉर्ज बारलॉ, जिनका टाइम पीरियड 1805 से लेके 1807 तक ही था। इनके टाइम पीरियड में बस एक ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, जो कि थी वेल्लोर की म्यूटिनी 1806 में। ये साउथ इंडिया के एक सिटी वेल्लोर में हुआ था, जो कि पूरे एक दिन तक चला था। इस रिवोल्ट या फिर इस विद्रोह में जो म्यूटिनर्स थे यानी जो विद्रोही थे, उन्होंने वेल्लोर फोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया और वहां पे ब्रिटिश ट्रूप्स के बहुत से मेंबर्स को मारा और काफ़ी को जख्मी भी किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए आरकॉट से बहुत से घुड़सवार सैनिक और हथियार मंगाए गए। अगले हैं लॉर्ड मिंटो वन, जिनका टाइम पीरियड 1807 से लेके 1813 तक था। इनके टाइम पीरियड में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्टर्स में से एक था। अगला, इन्हीं के कार्यकाल में 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की जाती है महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा ब्रिटिशर्स के साथ, जिस ट्रीटी के अंदर ब्रिटिशर्स और सिख अंपायर में आपसी समझौता हो गया था, जो कि लगभग एक जनरेशन यानी कि महाराजा रणजीत सिंह जी के मृत्यु तक मान्य रहता है। अगले हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका टाइम पीरियड 1813 से लेके 1823 तक था। इन्होंने अपने कार्यकाल में वॉर और इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाई, जिसके अनुसार ये युद्ध करने से झिझकते नहीं थे और साथ ही साथ ये भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर रहते थे।
इन्हीं के कार्यकाल में एंग्लो नेपाल वॉर होती है 1814 से लेके 1816 में, और इस युद्ध के अंत में ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होती है 1816 में, जिसके अंडर नेपाल की बाउंड्री सेट कर दी गई थी ब्रिटिश एम्पायर द्वारा। नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा था कि बंगाल प्रेसिडेंसी स्टार्टिंग से ही था और रिचर्ड वेलेज़ली के टाइम में मद्रास प्रेसिडेंसी 1801 में एग्जिस्टेंस में आती है, उसी तरीके से अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में स्टेब्लिश होती है, जो कि तीसरी प्रेसिडेंसी थी आफ्टर बंगाल एंड मद्रास। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है, जो कि 1817 से लेके 1818 तक चलती है, और इस एंग्लो मराठा वॉर के अंत में ट्रीटी ऑफ मंडसौर साइन होती है 1818 में, जो कि पूरी तरीके से मराठा कॉन्फेडरेसी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। इनके कार्यकाल में एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, जिसे हम रैयतवारी सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि 1820 में मद्रास में उधर के गवर्नर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिनका नाम है थॉमस मुनरो। ये रैयतवारी सेटलमेंट दूसरी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट, जो कि चार्ल्स कॉर्नवालिस के कार्यकाल में इंट्रोड्यूस की गई थी। अगला है ब्रिटिशर्स और पिंडारीज के बीच में 1817 में एक छोटी सी लड़ाई होती है, जो कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के साइडलाइंस पे ही होती है। अगला, सिंधियाज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ 1817 में एक ट्रीटी साइन की, जिसके अंडर उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देगी पिंडारीज को हराने में। अगले हैं विलियम पिट एमहर्स्ट, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1823 से लेके 1828 तक का है। इनके कार्यकाल में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होती है, जो कि 1824 से लेके 1826 तक चलती है, और ये वॉर ट्रीटी ऑफ यंदाबो के साथ 1826 में ख़त्म होती है। अगर आप में से किसी को बर्मीज़ का मतलब ना समझ आ रहा हो, तो बर्मीज़ का मतलब है बर्मा, और बर्मा आज के टाइम का म्यांमार है। अगला, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भरतपुर, जो कि आज के राजस्थान में है, 1826 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया गया था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका टाइम पीरियड 1828 से लेके 1835 तक रहा था, उनसे कंटिन्यू करेंगे। और ये अपग्रेडेशन जो आप देख रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में होती है। इस टॉपिक पे बेस्ड सारी वीडियोस ख़त्म होने के बाद मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वॉइसरॉय, इन सभी पोस्ट्स की हिस्ट्री को अलग से समझाऊंगा। फिलहाल हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।